हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमें दोस्तों स्टडी करना है अप्लाइड मैकेनिक्स। और अप्लाइड मैकेनिक्स में भी दोस्तों हमें आज स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, यानी कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका दोस्तों तीसरा चैप्टर है। हमने 2 चैप्टर जो कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, लगभग आपका 2 से 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा टोटली। ठीक है, ये बहुत ही छोटा लेक्चर है आपका। ठीक है, और आपका ये चैप्टर भी बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये हम बता दिए हैं आपको कि 2 से 3 लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और ज़्यादा इसमें टाइम हमको नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि हम बात करें, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो वो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अगर आप लोगों ने पीछे के 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं तो उनके सभी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको जाना है सिंपली और प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो है सभी वीडियोस को वॉच करना है 1 बाई 1। ठीक है ना, और कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ कराई जा रही है। प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ये बात। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा चैप्टर 3 है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। ठीक है, किन किन फोर्स के लिए ये अप्लाई होते हैं, कैसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, पहले कुछ बेसिक्स बातें हम समझेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ एक वर्ड यूज़ हो रहा है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध में, आपका संतुलन, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है इक्विलिब्रियम। ठीक है, जर्नल सभी जानते हैं, कंडीशन सभी जानते हैं, बट ये जो वर्ड आपका एक यूज़ हो रहा है इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसे हम कहते हैं आप लोगों का संतुलन। ठीक है, तो संतुलन क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है ना, तब जाकर के जो हमारी कंडीशंस हैं वो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहें तो हेडिंग लगा सकते हैं या चाहें तो समझ लीजिएगा पहले। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम को पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है संतुलन, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं संतुलन। ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप लोग जब आगे सेमेस्टर्स में जाएंगे, ठीक है, आप लोग सॉम पढ़ें या मॉस पढ़ें, ठीक है, आप आरसीसी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें दोस्तों, संतुलन के जो सामान्य प्रतिबंध मैं बताऊंगा आप लोगों को 3, इतने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इतने यूज़फुल हैं, आपके इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। ठीक है ना, आप जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, आप आगे देखिएगा एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, अभी इस सेमेस्टर में तो नहीं है आपका, आगे पढ़ेंगे तब इन आपकी जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्लीज़ करके अभी समझ लेंगे ना तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। ठीक है ना, और मैं बेटर तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप परेशान ना होना और आप इसको बस अच्छे से समझते जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं अब संतुलन क्या होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वर्ड जो यूज़ हुआ है पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, तो दोस्तों संतुलन, ठीक है, संतुलन से जैसे हमें पता चला कि कोई भी बॉडी जो है बैलेंस रहे हमारी। ठीक है, ऐसे कुछ हम रिलेट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो कोई भी बॉडी दोस्तों हम लोगों की जो है बैलेंस कब रहेगी, ठीक है, आपकी संतुलन में कब रहेगी, तो ये आपको पता करना है। ठीक है, तो बॉडी दोस्तों आपकी संतुलन में तभी रहेगी जब उस पर जो है उस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो। ध्यान दीजिएगा, संतुलन में कोई भी बॉडी आपकी तभी रहेगी जब उस पर काम करने वाले सभी बलों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था रिजल्टेंट तो सभी लोग जानते हैं ना, परिणामी क्या होता है बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे आपके बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक, तो उन फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है। ठीक है, या जो हम कहते हैं सम्मिलित प्रभाव होता है बॉडी पे, वो हमारा क्या कहलाता है, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब बॉडी पर रिजल्टेंट ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि जो वो बॉडी है वो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, संतुलन में है, बैलेंस है। ये होता है आपका इक्विलिब्रियम का मतलब। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग समझे क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी बॉडी है जो आपकी बहुत सारे फोर्सेस से लगी हुई है। ठीक है, यानी उस पर बहुत सारे फोर्सेस आपके लगे हुए हैं और उन फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाए
क्या जीरो हो जाए, रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो हमारी बॉडी जो है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्या है, आपकी संतुलन में है। ठीक है, कब संतुलन में होगी, ध्यान रखना, जब आपका रिजल्टेंट जो आर है वो जीरो होगा। ठीक है, और जब भी हमारा आर जीरो आएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, सो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप समझना इस एग्जांपल को अच्छे से कि बॉडी आपकी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अथवा नहीं है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये मैंने कोई बॉडी मान रखी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, और इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, कोई F1। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैंने एक दूसरा फोर्स अप्लाई किया है जो कि है F2। ठीक है, एक मैंने फोर्स लगा दिया है F1 और एक लगा दिया है F2। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो F1 है वो बराबर है F2 के। ध्यान दीजिए, क्या है, F1 जो है वो आपका बराबर है F2 के। ठीक है, तो अब हम चेकआउट करते हैं कि जो रिजल्टेंट आर है वो हमारा जीरो है कि नहीं है। ठीक है, अगर जीरो निकल आएगा तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बॉडी पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे वर्क कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं इस तरीके से फिगर बनेगा हमारा F1 और ये हमारा F2 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ 180 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो अगर आप लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आर बराबर रूट के अंदर मैंने बताया है ना आपको, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग रिजल्टेंट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो आर का यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि एंगल तो 180 है। ठीक है, तो cos 180 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस का यहाँ पे 2pq हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर रूट के बाहर हम लोग निकालेंगे तो p माइनस क्यू आ जाएगा। ये हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना हमारा रिजल्टेंट जो है बाहर निकल करके आ जाएगा। अब बताइए p जो है हमारा वो क्या है, p मतलब पहला फोर्स जिसको हमने F1 बोला है, हमने रख दिया, माइनस क्यू हमारा दूसरा फोर्स है जिसे हमने F2 बोला है। ठीक है, तो ये आर हो गया। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि F1 बराबर F2 भी है, तो यानी कि आप F2 की जगह या तो F1 रख लीजिए या फिर F1 की जगह F2 रख लीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे F2 की जगह F1 रख लेता हूँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर बराबर जीरो हो जाएगा ना, यानी जो मेरा रिजल्टेंट है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बॉडी है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा है यहाँ पे कि जो भी फोर्स लगे होंगे बॉडी पे, ठीक है, उनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो जब हो जाएगा तो हमारी जो बॉडी है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगी। बस आपको इतना रखना, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये वर्ड जो यूज़ हुआ था आपका संतुलन यानी इक्विलिब्रियम, वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई भी बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा अगर वो जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी हमारी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, सो चलिए अब आपको पढ़ना है दोस्तों कंडीशंस, और कंडीशन किन किन के लिए पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ। कंडीशन दोस्तों आपको दो तरीके के फोर्स को लेकर के पढ़ना है। पहला है दोस्तों आपका कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, दो तरीके के फोर्स सिस्टम के लिए पढ़ना है। पहला कौन सा है, पहला आपका है दोस्तों यहाँ पे कोप्लेनर, पहला आपका है कोप्लेनर, इसके बाद कॉन्करेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे समतलीय संगामी। ठीक है ना, ये क्या होता है तो ये तो बता चुके हैं आपको। ठीक है, समतलीय संगामी बलों के लिए। ठीक है, आपको ये जो कंडीशंस हैं दो तरीके के फोर्स के लिए पढ़नी है। पहली कोप्लेनर कॉन्करेंट के लिए, ठीक है, इसको फोर्स लिख लीजिए, और दूसरी पढ़नी है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट के लिए। ठीक है, मतलब एक ही तल में तो रहेंगे बट एक ही बिंदु से नहीं जाएंगे। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ये क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे समतलीय, और इसको बोल देंगे असंगामी। ठीक है, बल। तो दो तरीके के बल के लिए हमें कंडीशंस जो है पढ़नी है। पहला है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स के लिए, और दूसरा है आप लोगों का
कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोप्लेनर तो रहेंगे, मतलब आपका जो फोर्स है वो एक ही आपके प्लेन में तो वर्क करेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक ही बिंदु से जाएंगे, ठीक है, और एक बार क्या होगा, एक ही बिंदु से पास ये नहीं होंगे, ठीक है। सो इनके लिए हमें पढ़ना है ये कंडीशंस, ठीक है। तो इसके लिए कितनी कंडीशंस होंगी, इनके लिए कितनी कंडीशंस होंगी, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगानी है मैं बता देता हूँ, हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले आपको दोस्तों हेडिंग लगानी है, लगा लीजिए, समतलीय संगामी बलों के प्रभाव में संतुलन के समान प्रतिबंध, ठीक है। हेडिंग क्या लगानी है मैं बोल देता हूँ, फिर तो मैं नोट कर दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, समतलीय संगामी बलों के प्रभाव में संतुलन के समान प्रतिबंध, यानी कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। ये आपको हेडिंग लगानी है, तो मैं लगा दूँ तो जल्दी से दोस्तों, और फिर आपको इसकी जो कंडीशंस है वो हम 1 बाय 1 समझाते हैं आपको। सो चलिए दोस्तों, हेडिंग मैंने लगा रखी है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं लगाएं तो देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हेडिंग है, समतलीय संगामी बलों के प्रभाव में संतुलन के समान प्रतिबंध, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे जर्नल इक्विलिब्रियम कंडीशन, या कह सकते हैं जर्नल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी स्टडी करेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को एक फोर्स सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा फोर्स सिस्टम बनाना है हमें, कोप्लेनर कॉन्करेंट, ठीक है, मतलब एक ही तल में होना चाहिए और एक ही बिंदु से जाना चाहिए। तो इसके लिए हम बना देते हैं, मान लीजिए ये हमारा F1 फोर्स है, ठीक है। इसके बाद हम इसको वाई एक्स दिखा देते हैं, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमने एक फोर्स मान लीजिए यहाँ अप्लाई कर दिया F2, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमने एक फोर्स यहाँ लगा दिया F3, इसके बाद ये हमारा F4 हो गया, ये हमारा F5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कैसा सिस्टम है, आप लोग देख सकते हैं एक ही तल में है, कोप्लेनर है। अब ऐसे तो नहीं देखेगा कि ये एक ही तल में है, ठीक है, लेकिन ये एक ही प्लेन में वर्क कर रहा है। सपोज मानिएगा कि ये जो कॉपी है वो एक प्लेन है, एक समतल है, और देखिए उसी पे ही तो ये फोर्स वर्क कर रहे हैं और एक ही बिंदु से जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉन्करेंट कह देंगे। तो ये कैसा सिस्टम मैंने बना रखा है, ये बना रखा है आपका कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, ठीक है। सो अब चलिए हम समझते हैं कि क्या क्या इनके लिए कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। अब हमको लेकर क्या चलना है, हमें को लेकर के चलना है इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो वर्ड यूज़ आपका हुआ है मैंने समझा दिया है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया कि रिजल्टेंट जो आर है वो हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे बताइएगा कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए आपका आर जो है कब कब 0 हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर सेंस लगा सकते हैं तो लगाइएगा। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। तो मैंने फार्मूला बताया था इसके लिए कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है, इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक फार्मूला बताया था कॉन्करेंट कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स का आपका रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। आपको रेजुलेशन मेथड में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने रिजल्टेंट का ये फार्मूला बताया था। अब रिजल्टेंट हमें चाहिए 0, तो ये 0 कब होगा, पहले तो ये थोड़ा सा सोचिएगा कि जो आर है वो 0 कब हो सकता है, ठीक है। अब आर निकालने के लिए बेसिकली 2 चीज़ें यूज होती हैं, एक तो हमारा समीशन एफ एक्स यूज होता है और एक हमारा समीशन एफ वाई यूज होता है। अब समीशन एफ एक्स क्या होता है, समीशन एफ वाई क्या होता है, तो ये भी बता चुके हैं। समीशन एफ एक्स क्या होता है, एक्स एक्सिस पे काम करने वाले सभी बलों का योग, ठीक है। अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। और एफ वाई का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे वर्क करने वाले सभी बलों का जो है योग होता है, ठीक है। बीजगणितीय योग हम कह सकते हैं। यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर ये दोनों 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो रिजल्टेंट तो अपने आप 0 आ जाएगा ना। सोचिए थोड़ा सा, अगर इसकी जगह 0 रख दिया जाए, इसकी जगह 0 रख दिया जाए, तो रिजल्टेंट आर अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसके लिए यही 2 कंडीशन होती है दोस्तों आप लोगों की रिजल्टेंट आर के 0 होने की, यानी कि एफ एक्स 0 हो गया और अगर एफ वाई समीशन एफ वाई 0 हो गया तो रिजल्टेंट तो अपने आप 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट अपने आप 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन होती है आपकी समीशन एफ एक्स बराबर 0। अब इसका मतलब क्या है तो वो मैं नोट कराता हूँ, ठीक है, जो कि आपको लिख करके अपने एग्जाम में आना है। समीशन एफ एक्स बराबर 0 का मतलब क्या होता है, तो समीशन का मतलब होता है सम, और एफ एक्स का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस पे वर्क करने वाले सभी बल, ठीक है, ठीक है। और
इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब उनका योग ज़ीरो होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का जो बीजगणितीय योग है वो ज़ीरो है। इसका मतलब यही तो है। जैसे कि ये सभी फोर्स, कोई यहाँ काम कर रहा है, कोई यहाँ काम कर रहा है, तो इनके घटक तोड़िए पहले आप। F2 का घटक तोड़ेंगे, सपोज ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा और आपका F2 sin थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो एक्स एक्सिस पे फोर्स आपके वर्क करेंगे उनको लीजिएगा और उनको जोड़िएगा और बराबर जीरो के कर दीजिएगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है पहला, यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, पहला कंडीशन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। इसका मतलब क्या है वो आपको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक्स एक्सिस पर काम करने वाले या लगे हुए सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये पहली कंडीशन है फोर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए, ठीक है। पहली कंडीशन, एक्स एक्सिस पर काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। और बस नीचे फिर लिख लेना समीशन एफ एक्स बराबर जीरो, ठीक है। वो जो आपका समीशन एफ एक्स बराबर जीरो दिया है उसी से पता चल रहा है कि मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है एक्स एक्सिस पर वर्क करने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग कितना, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब फिगर में मैंने समझा ही दिया आपको। अगर आप सभी फोर्सेस के पहले घटक तोड़ें, फिर जो भी आपके एक्सिस पे फोर्स आएंगे तो उनका सम आपको जीरो करना है, ठीक है। ओके, जो इस साइड लगे होंगे पॉजिटिव ले लेना, इस साइड जो लगे होंगे नेगेटिव ले लेना और बराबर जीरो के कर देना, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी आपकी समीशन एफ वाई बराबर जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे जितने फोर्स काम कर रहे हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, ठीक। तो दूसरी कंडीशन में लिख लीजिए आप लोग दोस्तों, वाई एक्सिस पर काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है फोर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए, ठीक है। क्या है कंडीशन आपकी, वाई एक्सिस पर काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का जो बीजगणितीय योग है शून्य होता है, ठीक है। इसमें क्या था, एक्स एक्सिस पे काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का योग शून्य था, और इसमें क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का योग शून्य हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन आप लोग लिख लेना। पहले ये हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे, ये फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिर लिख लेंगे कि इसकी दो कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है, और ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता तो यहीं से चलेगा ना कि आर जीरो कब होगा, आर कब जीरो होगा, जब ये और ये आपका जीरो हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद लिख लेना पहली कि एक्स एक्सिस पर काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। और फिर उसके नीचे ये आप फार्मूला लिख लेना। फिर दूसरा लिख लेना, वाई एक्सिस पर काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग जो होता है वो आपका शून्य होता है। बस ये दूसरी कंडीशन है। तो दोस्तों कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए केवल आपकी दो कंडीशंस ही होती हैं, समीशन एफ एक्स बराबर जीरो, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसके लिए दो कंडीशन ही है। अब क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ गया कि समतलीय संगामी बलों के लिए संतुलन के समान प्रतिबंध लिखिए, तो बस आपको यही दो जो मैंने अभी डेफिनेशंस बोली हैं छोटी छोटी, वो आपको अपने एग्जाम में लिख करके आ जाना है, ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। और चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए, ठीक है। तो उसमें अभी कुछ चेंज नहीं है, बस एक कंडीशन बढ़ जाती है। बाकी की जो दो कंडीशंस मैंने ये बताई हैं ये सेम रहती हैं उसमें, ठीक है। उसमें केवल एक कंडीशन बढ़ती है, ठीक है। अब कंडीशन क्यों बढ़ती है, तो दोस्तों वो आपका नॉन कॉन्करेंट हो जाता है। नॉन कॉन्करेंट मतलब वो एक ही बिंदु से पास नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पे मूवमेंट काम करने लगता है। मूवमेंट का मतलब होता है आघूर्ण, ठीक है। बल के द्वारा किसी भी बॉडी को हम लोग क्या करें, किसी बिंदु के प्रति या किसी एक्सिस के प्रति अगर रोटेट कर दें, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ मूवमेंट आपका काम करने लगता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो फोर्सेस है वो नॉन कॉन्करेंट हो जाएगा, मतलब एक ही बिंदु से पास नहीं होगा, ठीक है। तो अब उसको समझते हैं, वो हेडिंग हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। आप लोग लगा सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लगा लेना है समतलीय असंगामी बलों के प्रभाव में संतुलन के समान प्रतिबंध, यानी कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। ये हेडिंग है आपकी दूसरी, जल्दी लगा लीजिए। उसमें दो कंडीशंस तो ये सेम है, बस एक और बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी तो हम देख लेते हैं अभी। चलिए दोस्तों सेकंड हेडिंग मैंने लगा रखी है, ठीक है। समतलीय असंगामी बल निकाय के लिए संतुलन के समान प्रतिबंध, ठीक है, यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर बट नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। अभी पढ़ा था हमने कॉन्करेंट के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, अरे यार एक सेकंड रुकिए दोस्तों, चलिए सही है, हाँ मीनिंग सही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का सही है मीनिंग। ठीक है, सो नो डाउट, चलिए कोई बात नहीं। जर्नल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, पहले क्या था दोस्तों आप लोगों का, कॉन्करेंट था, बट अब हो जाएगा आपका नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब आपका पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कैसे हम बनाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, आपके नॉन कॉन्करेंट जो रहेंगे और वो भी कोप्लेनर, तो कोप्लेनर मतलब एक तल में तो रहेंगे बट एक बिंदु से पास नहीं होंगे, मतलब एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा। देखिए हम इनको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हम बना देते हैं, सपोज मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई फोर्स लगा हुआ है, मान लीजिए F1, यहाँ से हमारा कोई फोर्स लगा हुआ है F2, यहाँ से हमारा कोई फोर्स लगा हुआ है F3, यहाँ पे हमने कोई फोर्स लगा दिया F4। ठीक है, तो ये जो सिस्टम मैंने बना रखा है ये पूरा का पूरा आपका कैसा सिस्टम है, ये आपका दोस्तों कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। क्यों है, क्योंकि ये एक तल में तो है। ठीक है, ये आप मान लीजिए जो कॉपी है वो एक आपका तल है, ठीक है, एक प्लेन है, तो उसमें तो लगे हुए हैं, बट आपके नॉन कॉन्करेंट भी हैं, मतलब एक बिंदु से नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ये कहीं बिंदु से जा रहा है, ये किसी और से जा रहा है, ये किसी और से जा रहा है, ये किसी और से जा रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये नॉन कॉन्करेंट है। ठीक है, अब इनके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, तो दोस्तों हमें तो पहले याद वही रखना है कि आर हमें जीरो करना है। ठीक है, तो आर कब जीरो होगा, जब हमारा समीशन एफ एक्स जीरो होगा और समीशन एफ वाई जीरो होगा। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये दो तो हमारे जीरो रहेंगे ही रहेंगे, तो इसलिए दो कंडीशंस तो इसमें सेम रहती हैं। ठीक है, तो फिर से आपको कुछ भी नहीं करना, ये हेडिंग लगाना है, ये फिगर बनाना है। ठीक है, और इसके बाद पहली कंडीशन लिखनी है समीशन एफ एक्स बराबर जीरो। ठीक है, और उसमें क्या लिखना है, पहली कंडीशन में एक्स अक्ष पर काम करने वाले या लगे हुए सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, समझ गए, तो ये पहली कंडीशन आप लोग नोट कर लेना, एक्स अक्ष पे काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरे में लिख लेना वाई अक्ष पे काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये दूसरी कंडीशन है आपको, जो कि आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई आपका ये कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों इसमें तीसरी कंडीशन आपकी और आ जाती है, वो है आपकी समीशन एम बराबर जीरो, यानी कि मूवमेंट का सम आपका जीरो रहेगा। ठीक है, आघूर्ण का योग जीरो रहेगा, क्योंकि नॉन को कॉन्करेंट में आपका मूवमेंट भी वर्क करता है। क्या वर्क करता है, मूवमेंट भी वर्क करता है। अब मूवमेंट क्या होता है, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर इसी पर है आपका। ठीक है, उस पर बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं आघूर्ण क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होता है दोस्तों, किसी भी फोर्स के द्वारा किसी भी बॉडी को किसी भी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट घुमाने की जो कहते हैं टेंडेंसी, या हम कहते हैं एक वर्ड यूज़ होता है प्रवृत्ति। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ होता है, प्रवृत्ति, वो हमारी आघूर्ण कहलाती है। क्या बोला मैंने, किसी भी बल द्वारा किसी भी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना या फिर किसी पॉइंट के अबाउट घुमाना हमारा मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक, और मैंने सपोज इसको यहाँ से हिंज कर रखा है, हिंज समझते हैं ना, कब्जा जिसको बोलते हैं वो, और ये मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है, बल अप्लाई किया है। तो अब क्या करेगा, ये जो बॉडी है आपकी, पहले तो ये यहाँ पे हिंज है, ठीक है, ऐसे हिंज है, ये देखिए इस सिरे पे यहाँ पे ऐसे हिंज है। अब देखिए तो इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा हो गया, लेकिन समझना कि जैसे ये कोई बॉडी थी, ठीक है, मैंने इसको इस सिरे पे हिंज कर रखा है, पिन कर रखा है यहाँ पे ऐसे, और फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी ऐसे घूमेगी, ऐसे मतलब यहाँ से घूमेगी, यहाँ तो फिक्स रहेगी, ठीक है, यहीं से रोटेट करती रहेगी ऐसे, क्योंकि बल आपने यहाँ से लगाया है। ठीक है, यहाँ से बल लगाया है, तो ये घूमेगी, कैसे घूमेगी, अब ऊपर से फोर्स लगाया है तो ये ऐसे घूमेगी फोर्स। ठीक है, आपकी जो बॉडी है बल के प्रभाव में ऐसे घूमेगी ऐसे, लेकिन अगर यही फोर्स नीचे से लगा रखा होता तो बॉडी ऐसे घूमती है ऐसे। ठीक है, तो जब बॉडी ऐसे घूमती है तो उसे हम कहते हैं कि ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है, क्योंकि ऐसे घड़ी की सुई ही तो घूमती है, लेकिन फोर्स नीचे से लगा देते तो आपकी जो बॉडी है वो ऐसे घूमती, यानी कि ये आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती। ठीक है, तो आघूर्ण समझ में आ गया कि मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, किसी भी बल द्वारा किसी भी बॉडी को किसी भी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट, यहाँ एक्सिस भी हम मान सकते थे ऐसे, जैसे आपका जो गेट होता है ना वो एक एक्सिस के अबाउट घूमता है। ठीक है, आपका ये पल्ला होता है पूरा ऐसे ऐसे पल्ला होता है आपका, ये पूरा आपका गेट है। ठीक है, और आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे हुक लगा रहता है आपका ऐसे,
ठीक है। इसको आप पकड़ते हैं तो इस पर परपेंडिकुलर फोर्स ही तो आप लगाते हैं, ठीक है। आप फोर्स दिखा नहीं सकता क्योंकि ये पॉइंट के रूप में दिखेगा, तो मैं फोर्स को ऐसे दिखा देता हूँ। अब आप खींचेंगे तो ये गेट क्या करेगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसे लगाएंगे अंदर को धक्का देंगे तो ऐसे खुलेगा, ठीक है, और वैसे ऐसे खुल जाएगा। तो ये भी मूवमेंट पे ही आपका काम करता है, ठीक है। मूवमेंट आप इस पर लगाते हैं तभी ये आपका खुलता है और बंद होता है। तो मूवमेंट का जो मेन काम था वो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब मूवमेंट आपका दोस्तों कब वर्क करता है, जब मूवमेंट इस एक्सिस या पॉइंट से कुछ दूरी पे लगा हो, तभी मूवमेंट आपका काम करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो ये कह सकते हैं जो फोर्स लगाया है आपने, ये यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी पे लगेगा तभी मूवमेंट काम करेगा, यानी कि ये आपका तभी घूमेगा। अगर आप उसी पॉइंट पे फोर्स लगा करके बैठ जाएंगे तो वो कभी नहीं घूमेगा। अगर सपोज़ जो आपका गेट है दोस्तों, गेट में जो यहाँ पे आपका एक हुक लगाया जाता है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगा दिया जाए तो क्या आप गेट खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। आपने फील भी किया होगा कि कभी कभी जो ये आपका हुक है अगर थोड़ा सा भी अंदर लग जाए तो गेट को खोलने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? डिस्टेंस कम हो जाती है। इसीलिए ये जो आपका हुक है जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मूवमेंट काम करने लगता है दोस्तों। अब मूवमेंट कैसे काम करने लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे F1 फोर्स भी लगा है, F2 भी लगा है, F3 भी लगा है, F4 भी लगा है। तो हर एक फोर्स अपना इफेक्ट डालेगा पूरे के पूरे आपके सिस्टम पे, ठीक है ना। तो सपोज़ अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये F2 फोर्स यहाँ नहीं है, F3 फोर्स यहाँ पे नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, ठीक है। और मान रहा हूँ ये पूरी बॉडी है आपकी, ठीक है, और ये यहाँ पे हिंज है, और मान लीजिए F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ से मान लीजिए D1 दूरी पे आपका अप्लाई हो रहा है। तो बताइए एक मूवमेंट की तरह वर्क होने लगा कि नहीं होने लगा? ये यहाँ पे हिंज हो गया, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो ये फोर्स क्या करेगा, फिर पूरे को ऐसे घुमाने लगेगा, ऐसे घुमाने लगेगा, है ना। तो मूवमेंट काम करने लगा। F2 को अगर मैं मानूँ, मान लीजिए मैं F1 को काट देता हूँ, मतलब है ही नहीं है, F3 भी नहीं है, तो F2 भी मान लीजिए कुछ दूरी पे लगा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तब भी मूवमेंट काम कर रहा है, ठीक है ना। और मान लीजिए मैं F3 को ले लेता हूँ, F2 और F1 को कैंसिल कर देता हूँ, तो F3 के कारण भी आपकी ये जो बॉडी है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ये आपकी कुछ भी दूरी है, मान लीजिए D3 दूरी है आपकी, तो ये भी क्या करेगा, ऊपर से वर्क कर रहा है, यानी ये भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुमाएगा। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट पे देखूं कि मैं मूवमेंट कितना होगा, तो वो आपका जीरो होगा, क्योंकि इसी पॉइंट की परत वो घूम रही है, उसी पे आपका फोर्स अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो दूरी D जो होती है वो जीरो होने के कारण मूवमेंट आपका जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और काम करने लगती है, मूवमेंट, ठीक है। क्या काम करने लगती है? मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट का सम भी हमको जीरो लेकर के चलना है, तभी हम कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा आपका फोर्स सिस्टम है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ये दो कंडीशन तो अप्लाई होंगी ही होंगी, बट आपका तीसरा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, समीशन m बराबर जीरो। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो अभी जस्ट पहले कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स पढ़ा है उसमें तो नहीं बताया कि मूवमेंट आपका जो है अप्लाई होगा। वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों अप्लाई नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें फोर्स डायरेक्ट एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। आपकी जो फोर्सेस है वो डायरेक्ट एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए F1, ठीक है, ये F2, ठीक है, ये F3, तो ये एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट वर्क हो ही नहीं सकता, यहाँ पे मूवमेंट वर्क हो ही नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अब मूवमेंट की कंडीशन क्या कहती है, मूवमेंट की कंडीशन क्या कहती है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहती है दोस्तों, ये कंडीशन कहती है कि जो भी आपका पूरा का पूरा फोर्स सिस्टम है, उस फोर्स सिस्टम में आप लोगों को मूवमेंट लेना है किसी भी एक फोर्स के अबाउट, ठीक है। किसी भी एक बल के परिता आप लोग बाकी के सभी बलों का मूवमेंट ले लीजिएगा और उन सभी का योग कर दीजिए, जो कि जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। तो सपोज हम F4 के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे, किसका? F1 का, F2 का, F3 का, और उनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या होगा? जीरो आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम कह सकते हैं अच्छे वे में कैसे से लिखेंगे, तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपकी जो तीसरी कंडीशन है वो क्या कहती है, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। इस कंडीशन के अनुसार, या जो भी आप लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है, या ना लिखें, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें बल निकाय यानी कि फोर्स सिस्टम में, ठीक है, लगे हुए सभी बलों का किसी एक बल के अबाउट, ठीक है, मूवमेंट जो है आप लोगों का, ठीक है, क्या होगा, जो योग होगा वो आपका जीरो होगा, ठीक है।
क्या क्या बोला मैंने दोस्तों आपका मैंने बोला यहाँ पे कि उस फोर्स सिस्टम में लगे हुए सभी बलों का उसी फोर्स सिस्टम के किसी एक फोर्स के अबाउट जो मूवमेंट है उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यानी कि आघूर्ण जो होगा जीरो होगा। सीधा सा कहने का मतलब ये है उस फोर्स सिस्टम में जो भी सभी बल लगे हुए हैं उनका आप किसी एक बल के परितः क्या कर लीजिएगा दोस्तों, मूवमेंट ले लीजिएगा और आप क्या करिए उनको जोड़िए और बराबर जीरो करिएगा। ठीक है, यही ये आपकी तीसरी कंडीशन बोलती है। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग लिख सकते हैं इजीली। मैंने क्या बोला, इसमें या इस बल निकाय में जो भी बल आपके लगे हुए हैं, ठीक है, उन सभी बल का उसी फोर्स सिस्टम में उसी बल निकाय में किसी एक बल के परितः जो मूवमेंट होगा, जो आघूर्ण होगा, उसका योग या उसका बीजगणितीय योग आपका शून्य होगा, यानी समीशन m बराबर जीरो। ठीक है, तो ये आपको जो है लिख लेना है दोस्तों। आई होप ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समतलीय असंगामी बल निकाय के लिए संतुलन के समान प्रतिबंध। ठीक है, संतुलन के समान प्रतिबंध, तो ये आप अच्छे से जो है नोट कर सकते हैं दोस्तों अपनी कॉपी में। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो प्रतिबंध हैं आपके कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए वो मैंने कंप्लीट करा दिए और सभी को आई होप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार तीनों की डेफिनेशन फिर से बोल देता हूँ। तो पहली और दूसरी आप लोग लिख लेना कोप्लेनर कॉन्करेंट में, और जो तीनों कंडीशंस हैं वो आप लोग लिखेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट में। ध्यान रखिएगा, अगर आगे संतुलन के समान प्रतिबंध लिखिए तो हमेशा तीनों लिख करके आना दोस्तों। जब वो बलों का व्याख्यान ना करे क्वेश्चन में कि किस बल के लिए लिखना है तो तीनों लिख करके आएंगे, लेकिन अगर बोला है समतलीय संगामी के लिए तो केवल दो लिखना है। अगर आ गया कि समतलीय असंगामी के लिए तो तीनों लिखना है। ठीक है, तो समीशन एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वर्क करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग जीरो होता है। समीशन एफ वाई का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे काम करने वाले सभी बलों के वियोजित घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और समीशन एम का मतलब क्या है, समीशन एम का मतलब है कि जितने जो भी आपने फोर्स सिस्टम लिया है उसमें काम करने वाले सभी बलों का उसी फोर्स सिस्टम के किसी एक बल के अबाउट जो मूवमेंट है और उसका जो सम है, उसका जो एल्जेब्रिक सम है, जो बीजगणितीय योग है, वो आपका जीरो होता है। ठीक, तो तीनों की आप डेफिनेशन लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए तो है ही, लेकिन आगे के लिए भी, आगे आप जब भी पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे, तो मुझे ज़रूर याद करेंगे कि सर मैंने आपसे ये पढ़ा हुआ था और आज ये मेरे लिए यूज़फुल है। ठीक, सो चलिए ये टॉपिक आज यहीं एंड करते हैं। बस अब दो नियम और बचे हुए, आपका कह सकते हैं दोस्तों बल नियम, ठीक है, और एक आपका बचा है मूवमेंट लॉ। ठीक है, तो ये दो नियम और बचे हुए, ये अब मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा